नमस्कार। सेबी सहारा केस में आज भी पूरा दिन निकल गया, लेकिन आर्डर की कॉपी अभी भी अपलोड सुप्रीम कोर्ट के पोर्टल पर नहीं हो पाई है। यहां तक कि सहारा से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसी भी मामले की सुनवाई इस समय नहीं हो रही है। वहीं सिटी सेशन कोर्ट के अंदर 29 जुलाई 2026 को एक बार फिर सुनवाई हुई। जो हाई कोर्ट का अपडेट हमने आपको दिया था कलकत्ता का, जहां ईडी गई थी जितेंद्र प्रसाद वर्मा के बेल पिटीशन को, जो बार बार एक्सटेंड सिटी सेशन कोर्ट कलकत्ता कर रही थी उसके अगेंस्ट में, और वहां से वो आदेश लाने में कामयाब भी होती है और जितेंद्र प्रसाद वर्मा का बेल निरस्त कर दिया जाता है। और फिर एक बार 29 जुलाई को कोर्ट से ये प्रेयर किया गया कि जो हाई कोर्ट का आदेश था उसके मुताबिक जितेंद्र प्रसाद वर्मा ने 72 घंटे के अंदर सिटी सेशन कोर्ट कलकत्ता के अंदर सरेंडर नहीं किया, जिस पर कि सिटी सेशन कोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट के इस महत्वपूर्ण ऑर्डर पर एक्शन लेते हुए कुछ टिप्पणियां करती हैं कि जो हाई कोर्ट की तरफ से एक बड़ा और गंभीर ऑर्डर जारी किया गया था जितेंद्र प्रसाद वर्मा के बेल को रद्द करते हुए 72 घंटे के अंदर सरेंडर करने के लिए, उस आदेश का अवमानना हुआ है। तो किसी भी प्रकार का रिलीफ अब जितेंद्र प्रसाद वर्मा को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वर्चुअली जो एडवोकेट है जितेंद्र प्रसाद वर्मा के, वो कोर्ट हेयरिंग के समय वो उपस्थित थे और उन्होंने एक एसएलपी का जिक्र किया है। उसके बारे में इस वीडियो की मैं आगे बताऊंगा आपको कि एक एसएलपी फाइल किया गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसमें कि जितेंद्र प्रसाद वर्मा से एडवोकेट के बीच में इस केस के मामले में जरूरी इंस्ट्रक्शन लेने के लिए कुछ समय मांगा गया है। उन्होंने सिटी सेशन कोर्ट कलकत्ता के सामने ये बातें रखी, लेकिन सिटी सेशन कोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट के ऑर्डर की गंभीरता को देखते हुए जितेंद्र प्रसाद वर्मा के अगेंस्ट में नॉन बेलेबल वारंट जारी कर देता है। और इस बीच ईडी जो है 2 बार उनके घर पर गई भी थी, लेकिन वो नहीं मिले और ईडी वापस चली आई थी। तो ये सब ऑर्डर में मेंशन है। तो एक नॉन बेलेबल वारंट जितेंद्र प्रसाद वर्मा के अगेंस्ट में जारी कर दिया गया है। और फिर सिटी सेशन कोर्ट कलकत्ता 4 अगस्त 2026 को एग्जीक्यूशन रिपोर्ट ऑफ अरेस्ट वारंट पर हेयरिंग करेगी और फिर 18 अगस्त 2026 को पॉइंट ऑफ कॉग्निजेंस के मामले पर और ओपी श्रीवास्तव के रेगुलर बेल पिटीशन पर कोर्ट सुनवाई करेगा। साथ में अनिल इब्राहिम के 20 मई 2026 के पिटीशन पर और साथ में ईडी के ऑब्जेक्शन रिटर्न रिपोर्ट पर सुनवाई करेगा। और जो आरोपी कोर्ट के समक्ष अभी तक उपस्थित नहीं हुए हैं, उनके खिलाफ 18 अगस्त को पूरी उम्मीद है कि कड़ा एक्शन सिटी सेशन कोर्ट कलकत्ता ले सकता है। तो मनी लॉन्ड्रिंग केस में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से इस केस को तेजी से आगे बढ़ाने का जो प्रयास है, बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ रहा है। और वहीं आज जो सुनवाई होने वाली थी सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन अगेंस्ट स्टेट ऑफ यूपी के सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो पिछली सुनवाई हुई थी 29 मई को, उसी समय ये केस लिस्ट कर दिया गया था 31 जुलाई 2026 के लिए। लेकिन 31 जुलाई का डेट पोर्टल से हटा दिया गया है और सुनवाई मैं 100% श्योर हूं कि नहीं हुई है, क्योंकि कोर्ट नंबर 1 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने ही इस केस को रखा जाना था, सुना जाना था। लेकिन कोर्ट नंबर 1 के अंदर यह केस लिस्ट नहीं हुआ था, तो इस पर सुनवाई नहीं हुई है और ना ही अभी अगली सुनवाई का कोई डेट इसका आया है। तो सहारा शहर का भी मामला आज नहीं सुना गया है और ना ही अभी उस पर कोई अगला डेट टेंटेटिव ही सही पोर्टल पर अपडेट किया गया है। वहीं जितेंद्र प्रसाद वर्मा, जिसका पिटीशन खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने सरेंडर करने का ऑर्डर दिया था, वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुके हैं। और देखिए, पैसा बोलता है। देश से बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा थोड़ा थोड़ा लेकर के जो एजेंट पिटीशन लगाने में कामयाब हुए हैं, उनका कई वर्ष से केस नहीं सुना जा रहा है, नहीं सुना जा रहा है। लेकिन जितेंद्र प्रसाद वर्मा का स्पेशल लीव पिटीशन 27 जुलाई को फाइल होता है और वो 30 जुलाई को रजिस्टर्ड भी हो गया है और नेक्स्ट वीक में हेयरिंग भी पक्का होगा, ये जान ही रहे हैं आप, क्योंकि बैकग्राउंड में सहारा ग्रुप सपोर्टर है। निवेशकों का पैसा ले करके निवेशकों को ही पाई पाई का मोहताज बना दिया है। मैनेजमेंट को सेफ रखने के लिए देश की अदालतों में ये केस लड़ रहे हैं। तो जितेंद्र प्रसाद वर्मा का स्पेशल लीव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो गया है। नेक्स्ट वीक में हो सकता है कि उस पर सुनवाई हो जाए। वहीं पिनाक पानी मोहंती केस, जो कि 3 अगस्त 2026 को सुना जाना था, उस केस को
लगभग 1 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। 31 अगस्त 2026 को पिनाक पानी मोहंती केस का टेंटेटिव लिस्टिंग किया गया है। अब आप सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पिनाक पानी मोहंती केस में सोसाइटीज के मेंबर्स के भुगतान के लिए पूरा एक बड़ी कमेटी का गठन किया गया है। लाखों रुपए प्रति माह खर्च हो रहे हैं। रिटायर्ड जस्टिस आर सुभाष रेड्डी जी हैं, एम.के. सिक्योरी, गौरव अग्रवाल जी हैं और प्रति माह वो जब कोर्ट की तरफ से आर्डर है तो मानवता का तो कोई मायने नहीं है, वो अपना पैसा जरूर लेते होंगे, लेकिन जो कार्य उनको दिया गया है पोर्टल से भुगतान का, सोसाइटीज के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके जो तमाम खामियां हैं उनको कड़ाई से सहारा से डेटा लेते हुए सही करने का और सभी को कुछ न कुछ भुगतान करने का सुप्रीम कोर्ट के ही तरफ से CRCS पोर्टल के मामले में गठित ये कमेटी कितना ट्रांसपेरेंसी तरीके से काम कर रही है ये किसी से छुपा नहीं है। हमारे जस्टिस जिनके सामने पिनाक पानी मोहंती केस लिस्ट की गई थी पहले, वर्तमान में वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। ये लोग स्वतः संज्ञान कभी लेते नहीं ऐसे मामलों में। सहारा स्कैम देश का हर सुलझा समझदार नागरिक जानता है और उसमें बैठे जस्टिस जो इस केस के हेयरिंग कर रहे हैं वो क्या सहारा स्कैम के बारे में नहीं जानते, या जानते हैं तो जानबूझ करके नजरअंदाज करते हैं। स्वतः संज्ञान करोड़ों निवेशकों, लाखों कर्मचारी, लाखों एजेंट के लिए वह स्वयं से नहीं ले सकते। याद होगा आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की टिप्पणी जब रणकौशल प्रताप सिंह बिहार का ये मामला था और डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी सेल परचेज का मामला था, तो उन्होंने जो टिप्पणी की थी ये याद दिलाया था पिटिशनर को कि क्या सहारा के डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टियों के बारे में परचेज करने वालों को जानकारी नहीं है, सोच समझ करके परचेज करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट सेबी की जो गाइडलाइन है उसको ध्यान रखना चाहिए था। ये किसको बोला गया था? परचेज करने वाले। सही है, कोई भी सामान आप खरीदते हैं तो उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। कोई ऐसा प्रोडक्ट आप लेते हैं तो उसके क्वालिटी के बारे में, कोई प्रॉपर्टी आप लेते हैं तो उसके लीगल पेपर वर्क के बारे में जानकारी होनी चाहिए। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहारा की प्रॉपर्टी परचेज करने वाले को ये ज्ञान देते हैं कि क्या उन्हें जानकारी नहीं है डिस्प्यूटेड सहारा की प्रॉपर्टियों के बारे में। देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये संज्ञान नहीं है कि इतने बड़े स्कैम में करोड़ों निवेशक, इन्वेस्टर्स, कर्मचारी फंसे हुए हैं, ये संज्ञान उनको नहीं है। वह स्वतः ऐसे मामलों को अपने सामने, अपने देखरेख में ऐसे केसों के हेयरिंग नहीं कर सकते। जिस स्पेशल बेंच का गठन उन्होंने किया, क्या कारण है कि 1 सप्ताह हो गया और नेक्स्ट हेयरिंग डेट का छोड़ दीजिए, कम से कम ऑर्डर की कॉपी अगर सामने आती तो देश को ये पता चलता कि हाँ, कम से कम एम्प्लॉइज के लिए कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया है। उस डिसीजन के हिसाब से आने वाले समय में जब इन्वेस्टर्स के बारे में सुनवाई होगी तो कितनी उम्मीदें उन्हें बनती। लेकिन वही ढुलमुल रवैया, बस तरीका बदल गया है। उस समय नॉर्मल बेंच के सामने ये सुनवाई होती थी, अब उसको स्पेशल बेंच का नाम दे दिया गया है। लेकिन तौर तरीका, सिस्टम वही चल रहा है कोर्ट के अंदर कि ज़्यादातर मैंने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर गवर्नमेंट के आईए हो या सेबी के पिटीशन हो, सिविल अपील हो, आईए हो, या फिर सहारा की तरफ से जब प्रयास किया जाता है केस की सुनवाई का, तब डेट जल्द पड़ते हैं और सुनवाई होती है। सरकार जब अपना पक्ष रखती है पिनाक पानी मोहंती केस में तो सीधे 5,000 करोड़ पोर्टल को 2 बार से दिलवा देती है, बाकी लोगों की सुनवाई उसमें होती ही नहीं है। सेबी सहारा केस में भी वही चीज है, ले दे करके सेबी, सरकार और सहारा, इन्हीं तीनों लोग के आर्गुमेंट को सुना जा रहा है। बहुत उम्मीदें थी एम.के. सिक्योरी, शेखर नफाड़े जी की तरफ से जब 6 कैटेगरी में सेबी सहारा के मामले को डिवाइड किया गया, लेकिन ये सिद्ध हो गया 1 सप्ताह के अंदर कि सिस्टम उसी तरह से काम करेगा जैसे पहले चलता था। उसमें ना कोई बदलाव हुआ है, ना होगा, ना आने वाले समय में होता दिख रहा है। क्योंकि ये 1 सप्ताह का समय अगर 15 वर्षों से लगभग चले आ रहे मामले में, वो भी जब स्पेशल बेंच का गठन सुप्रीम कोर्ट के अंदर किया गया हो, जो उम्मीदें बन जाती हैं, जो 15 साल से इंतजार कर रहा है। हालांकि ये बहुत बड़ा 1 सप्ताह का समय नहीं है, फिर भी 15 साल से इंतजार करने वाले व्यक्ति के लिए एक एक दिन महत्वपूर्ण है। आम नागरिक के लिए प्रतिदिन मेहनत करना, कमाना, ऐसे लोगों का पैसा उसमें है। सहारा ग्रुप के अंदर जॉब करने वाले कर्मचारियों का प्रतिदिन का जॉब, महीने में सैलरी मिलता था, उनका भी पैसा फंसा है। प्रतिदिन गांव-गांव, दरवाजे घूमकर एजेंट का कलेक्शन करके सहारा ग्रुप में जमा करना, ऐसे एजेंट का आमदनी कितना कठिन परिश्रम से ये सभी लोग कमाते थे
और इन्वेस्टर्स अपने छोटे से बड़े बिजनेस के बीच में बचत करके पैसा सहारा ग्रुप में जमा करते थे। इन लोगों के पास कोई फिक्स इनकम इस समय नहीं है। जिस तरह से बड़े ओहदों पर बैठे कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट को इम्प्लीमेंट करने वाले और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशंस में जॉब करने वाले लोगों के पास जो जरिया है आमदनी का, वैसा जरिया इन लोगों के पास नहीं है। तो ऐसे मामलों को इस तरह से खींचना इतने वर्षों के बाद ये पूरे देश का भरोसा तोड़ने जैसा है। हमारे देश की सरकार और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा मंदिर सुप्रीम कोर्ट देश के साथ धोखा कर रहा है। उम्मीदों पर पानी फेरता नजर आ रहा है हमारा देश का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।